City English School System, Girja Road, Rawalpindi. Subject Park Studies. Topic Chapter 1, page 2 to 5. Lecture number 1. Date 3 June 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 2 ता 5 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पेज नंबर 2 to 5. टॉपिक इज जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा and SLO's main economic reforms during 1971 to 1977. We have to study last Yahya Khan 1969 to 71, now Zulfikar Ali Bhutto. Okay, a very first topic of the Pakistan studies book is Zulfikar Ali Bhutto ka dore hukumat, Zulfikar Ali Bhutto era. The page number is 2 and what we have to study in this topic, we have to study in this topic that कि जो एरा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो एरा था वो 20 दिसंबर 1971 था एरा. The page number is 2 and what we have to study in this topic, we have to study in this topic that कि जो एरा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो एरा था वो 20 दिसंबर 1971 था 5 जुलाई 1977 तक था. ये डेट्स आपने याद रखनी है, MCQs में आ जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत कब से कब तक था. खैर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस दौरे हुकूमत में क्या क्या इस्लाहात की, क्या क्या उन्होंने काम किए, हमने वो पढ़ना है. सबसे पहले वो एक पैराग्राफ में बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के सदर की हैसियत से और चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला. इससे पहले वो एक सिविलियन जो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके थे. वो उन्होंने कौम से खिताब किया जिसमें वो कहते हैं कि हमारे मुल्क को ख़तरनाक बुहरान का सामना है. वो मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ पाकिस्तान को एक नए मोड़ पर लाना था. सामना है वो मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ पाकिस्तान को एक नए मोड़ पर लाना था और मैं कायद-ए-आज़म का ख्वाब पूरा करूँगा. तो जब वो 20 दिसंबर 1971 को उन्होंने ओहदा संभाला सदर का और चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का, 2 ओहदे संभाले, तो उन्होंने क्या क्या काम किए. अब ये देखें, वही है कि 1971 से 1977 के दौरान उन्होंने माशी का मतलब होता है फाइनेंशियल मींस के जिससे पैसा आए उस तरह के मुल्क को तरक्की करने के लिए कि इस्लाहात के जो अहम पहलू किए थे. सबसे पहले था उन्होंने सनतों को तवील जो कौमी तवील में लेना. जो सनतें थी और जो मिल्स थी वो जो है वो अमीर ख़ानदानों की थी. तो उसमें से पाकिस्तान को कोई टैक्स या कुछ भी अदा नहीं किया जाता था, वो उन लोगों की ही जागीर थी. तो उन्होंने क्या किया, कई जो मिल थी वो ज़ब्त कर ली थी और 1971 में ये अब आपके फैक्ट्स हैं कि 60% सनती असासे जो सनत से कमाया जाता है और 80% इंश्योरेंस कारोबार सिर्फ 22 ख़ानदानों की मालकियत थे. और आपने क्या किया कि 1971 में उन 22 जो ख़ानदान थे उनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए क्योंकि वो यहाँ इस मुल्क से दूसरे मुल्क तजारत करते थे. और 19 कंपनियों को किए जाने वाले और जो उनमें से 19 कंपनियाँ थी उनको 10 करोड़ का जो है सनती लाइसेंस जो उनके पास जो था वो गैर कानूनी करार दिया गया. इसके बाद उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया. उस ऑर्डिनेंस मींस लॉज ज़ाब्ता में क्या में था कि ये जो सनतें होंगी या ये जो मिल्स हुकूमत की होंगी और ये इसमें हुकूमत का कुछ शेयर होगा या हुकूमत के पास होंगी, इस पे हुकूमत लुक आफ्टर करेगी. सरकारी कंट्रोल में लेने का ऐलान किया जिसमें से पहली थी पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियाँ बनाने की सनत, भारी और बुनियादी केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत, भारी मशीनरी की सनत, पेट्रोकेमिकल्स की सनत, सीमेंट की सनत, मुफाद आमा की सर्विस के तहत आने वाली सनत, ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने की सनत, भारी सामान बराए बिजली की सनत. अब उन्होंने इसमें ये किया था कि ये सनत जो थी वो हुकूमत लेगी
और इसमें से उन्होंने जो 20 सनती अदारों के जो डायरेक्टर थे जिनकी मिल्स थी उनको बरतरफ कर दिया और उनकी मैनेजिंग एजेंसियां भी ख़त्म कर दी। ये लोग कारोबार के साथ साथ आगे हम पढ़ेंगे कि इनके अपने बैंक भी होते थे जिनमें ये पैसा सेव करते थे, और बीमा कंपनियां, ये जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लोगों को दी जाती है, ये इन कंपनी के तहत वो और अपना कारोबार मज़ीद करते थे और इससे पाकिस्तान या मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता था। सारा फ़ायदा इन अमीर लोगों, इन 22 जो कंपनियां ख़ानदानों की मालकियत जो थी इनको होता था। खैर, ये जो है 16 जनवरी 1972 को मुल्की मफाद के तहत मज़ीद 11 सनती अदारों को मुकामी तहवील में ले लिया गया। इसके बाद उनके जो मज़ीद पहले तो उन्होंने कहा था ना कि 19 कंपनियों के 10 करोड़ के सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दिए गए थे, तो साथ ही साथ उन्होंने 16 जनवरी 1972 को मुल्क को और फ़ायदा हो, उन्होंने सनती अदारे सरकारी कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास बैंकों और बीमा कंपनियों की कौमी तहवील में लेना, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंक की जो होगी एंड इंश्योरेंस कंपनी वो क्या होगी, नेशनलाइज होगी। इसमें सरकारी कंट्रोल होगा। सारे बैंक रजिस्टर्ड होंगे स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का बैंक है, मतलब उसमें जो सरकारी कंट्रोल है उसमें ये जो छोटे छोटे बैंक होते हैं जैसे अलाइड बैंक हो गया, UBL बैंक है, FISL बैंक, जो जितने भी बैंक हैं वो स्टेट ऑफ बैंक में रजिस्टर्ड होंगे। यानी इससे ये होता है कि सारे बैंक सरकारी हुकूमत के कंट्रोल में रहते हैं। तो जो भी स्टेट बैंक ऑफ पॉलिसीज़ बनाएगा वो इन सब बैंक्स को अब भी फॉलो करनी होती हैं। और पहले ये सारा ये इनिशियलाइज़ किसने किया था, इनिशियल स्टेप लिया था ज़ियाउल हक के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एरा में हुआ था। इसमें उन्होंने कहा क्या था कि इन 22 ही ख़ानदानों ने क्या किया कि ये सारी ये जो चला रहे थे मालकियत इन्होंने ही बैंकों और बीमा कंपनियों को अपनी जो है वही चला रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये स्टेट बैंक की इंश्योरेंस स्टेट बैंक इशू करेगा और इन्हें ज़ब्त कर लिया गया था और इन कौमी मलकियत में इंश्योरेंस कंपनियों को ले लिया गया और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा किया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थी ऐसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस थी। फिर उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1971 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक जो थे कौमी तहवील में ले लिए। वही है कि स्टेट बैंक को ले लिया गया और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा किया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थी ऐसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस थी। फिर उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1971 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक जो थे कौमी तहवील में ले लिए। वही है कि स्टेट बैंक के इशू से होंगे। पेज नंबर 4 पे है 3rd पॉइंट, लेबर रिफॉर्म्स, लेबर इस्लाहात। इसमें उन्होंने लेबर की जो है वो लेबर को बहुत प्रायोरिटाइज़ कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो हर कारखाने में जो इंतज़ाम चलाने वाले लोग होंगे ना, जैसे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन होती है ऐसे हर अदारे में एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में 20% मज़दूर होंगे और मज़दूरों को जो है हर साल एक तनख्वाह के बराबर, यानी कि साल में एक तनख्वाह के बराबर एक बोनस होगा। अगर उस कंपनी की उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन अच्छी होती है तो उसके तहत भी उनको जो है वो कमीशन जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि 54 घंटे जो मज़दूर काम करते थे उन्हें 48 घंटे काम करना था और अगर कोई भी मज़दूर अगर अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम लगाएगा तो उसका मुआवजा एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद जो है ये सारा जो पेज है ये 8 पॉइंट्स हैं। इसमें सारे लेबर रिफॉर्म्स, लेबर की तरक्की के लिए काम किए गए थे और इसमें ये था कि हर मज़दूर को रिहायशी मकान और तालीम कौन मुहैया करेगी, फैक्ट्री या जिस फैक्ट्री में वो काम करेगा, और हर उसका तिब्बी मुआयना होगा, लाजमी होगा। और इसके बाद जो है उसके एक बच्चे की जो फ़ीस है मैट्रिक तक वो कंपनी या क्या है वो अदा करेगी। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ शिप्स ट्रेवल्ड का एक अहदा तख्लीक किया, उसमें क्या है मज़दूरों और बात हो गई है। अब 4th पॉइंट में आए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो पेज नंबर 5 पे है। इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, एक ज़राअत पे है, हम लोग ज़राअत बेच के हम लोग जो है वो
पैसा जो है वो हम लोग कमाते हैं। तो सबसे उन्होंने पहले लेबर इस्लाहात लेबर को दिया, और यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म यानी कि ज़राअत के साथ साथ किसानों पे उन्होंने बहुत जो है रिफॉर्म्स की, किसानों को जो है उन्होंने खुश किया और उनकी हेल्प की। इसमें ज़मीन की इनफरादी यानी कि एक शख्स जो है ना एक शख्स, इनफरादी का मतलब है एक शख्स जो है ज़मीन जो है नहरी होते हैं, नहरी ज़मीन की ज़्यादा वो वैल्यूएबल होती है, प्रॉफिटेबल होती है, वो 150, और जबकि एकड़ बारानी का मतलब होता है इसके पास नहर ना हो, वो 300 यानी कि डबल कर दी गई। अब एक शख्स इतनी ही ले सकता है, एक शख्स 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर कर दी गई। इसके बाद अगर कोई शख्स जो है वो तालीमी इदारों यानी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के वगैरह के लिए भी कहता है ना कि मैंने ज़मीन लेनी है, तो उसकी भी एक हद होगी, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बड़े बड़े तामीर किए जाते हैं, तो उसकी भी एक हद मुकर्रर होगी। और अगर कोई शख्स जो है इस्तबल यानी कि घोड़े और बागात के लिए भी कहता है कि मैंने बनाने हैं, मुझे ज़मीन चाहिए, तो उसको भी एक हद तक ज़मीन दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मतलब मुलाजमत के दौरान, सरकारी मुलाजमीन जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उन्होंने मुलाजमत के दौरान या रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ख़रीदी है ना ज़मीन, तो वो भी 100 एकड़ दी है ना ज़मीन, तो वो भी 100 एकड़ ज़मीन ख़रीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। क्योंकि ऐसा था कि अमीर तर होता जाता था, अमीर जागीरदार जो थे वो ज़मीनों पे ज़मीनें ख़रीद रहे थे, और गरीबों को किसानों को कोई हिस्सा ही नहीं मिल रहा था। इससे ये हो रहा था कि मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और जो किसान गरीब तर होता जा रहा था। इसके बाद इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो अगर कोई शख्स अगर ज़्यादा ज़मीनें ख़रीदेगा एक हद तक, तो वो सारी ज़मीनें जो हैं सरकार क्या कर देगी, तकसीम कर देगी किसानों के अंदर, मतलब किसानों में जो है वो तकसीम कर देगी। फिर इसके बाद जो है वो उन्होंने ये कहा गया कि था कि अगर किसानों ने या ज़मींदारों ने कोई ज़री मशीनरी ख़रीदनी है जिसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें भी उन्हें एक साथ में पैसे दिए जाएंगे या वो मशीनरी प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो है ज़री इस्लाहात में तरक्की हो। तो ये जो माशी इस्लाहात हैं, इकनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें लेबर रिफॉर्म आ जाती है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म आ जाती है, और हमने पीछे पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रीज़ हैं या बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो मुल्क में वो हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया था। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो 1971 टू 1977 का एरा था, इसमें उन्होंने ये इकनॉमिक रिफॉर्म्स की जिससे मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामज़न होना था और मुल्क में तरक्की और पैसा आना था। इकनॉमिक रिफॉर्म्स की जिससे मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामज़न होना था और मुल्क में तरक्की और पैसा आना था। डायरी जो है वो आपको दी जाएगी, उसमें ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक, इसमें जितनी हेडिंग्स हैं इसकी आपने फ़र्दर हेडिंग्स बनानी है। फ़र्दर हेडिंग्स बनाने के साथ साथ ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कोई भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ सकता है। दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो आपने इसकी एक एक चीज़ MCQs की फॉर्म में याद करनी है, अंडरलाइन करनी है, मार्क करना है, और आपने फ़र्दर इसको स्टडी करना है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड व्हाट द डायरी इज़। आपने फ़र्दर हेडिंग्स बनाए इसको पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक। बेटा आप लोगों ने इसको फ़र्दर हेडिंग्स बना के याद भी करना है और लिखना भी है। और इसके अलावा जो है आप को जो चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं उसको मज़ीद फ़र्दर एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो आप उसको पढ़ें, और अगर मुझे वही पॉइंट्स नहीं एक्सप्लेन किया जो कि आप उसको रीड करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप मुझसे जो है वो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।